बंगाल की अगली संस्था है पॉलिटिकल, वो है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन established in 1876 at Albert Hall of Calcutta. फाउंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यह बंगाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था थी। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल। इसने मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण जनता को भी महत्व दिया। इसने मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण जनता को भी महत्व दिया। इट गेव द इम्पोर्टेंस टू जनरल पीपुल विद मिडिल क्लास। ठीक है, अभी तक क्या था, जो पार्टिसिपेंट टाइप के लोग थे वो जनरली मिडिल क्लास थे, पत्रकार थे, वकील थे, डॉक्टर्स थे, कुछ वैसे ही बड़े आदमी हो गए थोड़ा बहुत, है ना। तो कुल मिला के मिडिल क्लास था उस समय का। मिडिल क्लास ठीक है, बहुत ज़्यादा तो बड़ा हम नहीं कह सकते, बट बहुत लोअर क्लास से तो ठीक ही ठाक होता था। और उसकी एक और विशेषता थी, वो अंग्रेजों के करीब ज़्यादा होता था, मतलब ब्रिटिशर्स से उसकी अच्छी मित्रता होती थी। तो तुरंत का जो भी वो टारगेट लेता था, ठीक है, अपोज करता था, डिमांड करता था, बहुत विरोध नहीं करता था, वो डिमांड करता था, और डिमांड करने पर विश्वास करता था। पहली बात तो ये थी। तो खैर, महत्व दिया। इस संस्था का उद्देश्य, एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था का उद्देश्य, एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे डैश डैश करके नोट करना, ज्यादा हो जाएगा इसे। एम टू इंक्रीज द एज ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ाना। फाइनल कितनी उम्र थी उस समय आईसीएस की? 19। बस 2 अटेम्प्ट मिलता था, 2 या 1, 18, 19 बस। टोटल परीक्षा इंग्लिश मीडियम में थी, हिंदी मीडियम को कोई कुछ नहीं था, और परीक्षा भी यहाँ होनी नहीं थी, इंग्लैंड में होनी थी। तो कुल मिलाकर के वो भारतीयों के लिए था ही नहीं, एक प्रकार से ऐसा कहा जाए तो। तब भी कुछ ऐसे धुरंधर लोग मिल गए भारत में, वहां जा क्वालिफाई कर चले आए। ऐसे ऐसे लोग तब भी हैं कि गए और वहां एग्जाम देके क्वालिफाई करके चले गए। और कुछ लोग तो ऐसा क्वालिफाई किए, क्वालिफाई करके फिर छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए। भाई तुमको लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँ, किसी ने ऐसे चैलेंज किया कि तुम लोग बस की बात नहीं है, तो गए, क्वालिफाई किए, इसके बाद रिजाइन किया, बोले मुझको लड़ना तुमसे, तुम्हारे खिलाफ स्वतंत्रता लड़ाई। तो ये केवल तुम्हारे चैलेंज का जवाब था। कौन थे वो? सुभाष चंद्र बोस। अपनी आईसीएस अपने पास रखो और मैं जो कर रहा हूँ करने दो, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं। भारत तो योद्धाओं का देश है, सभी मामलों में योद्धाओं का देश है। आलस्य के मामले में बड़े योद्धा हैं यहाँ, और युद्ध के मामले में भी बड़े बड़े योद्धा हैं यहाँ, ठीक है। तो टू इंक्रीज द एज ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। फिर इसके बाद है टू कंडक्ट द एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। भारत में इसके परीक्षा को भारत में कराना दूसरा उद्देश्य था। इसके बाद में इसका उद्देश्य था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट का विरोध करना। टू प्रोटेस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट। इसके बाद इसका एक उद्देश्य था इल्बर्ट बिल का समर्थन करना। टू सपोर्ट द इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल का सपोर्ट करना। हो गया।
इल्बर्ट बिल वो बिल था जो भारतीय जजों को जजों के मामलों में भारतीय और यूरोपियों में एक समानता स्थापित करने का एक अधिनियम था, एक विधेयक था जो लाया गया था। तो अंग्रेज भारतीयों के समक्ष या भारतीयों के साथ बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स जो है इस बिल का विरोध कर रहे थे। क्योंकि ये बिल, ये प्रस्ताव ये लाया गया था लॉर्ड रिपन चूँकि भारत समर्थक, भारतीयता का समर्थक व्यक्ति था, तो उसके कारण ये लाया गया था। तो उसको हटाया भी इसी कारण गया है। तो इसने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, इंडियन एसोसिएशन ने इस बिल का समर्थन किया था। भाई ठीक है, बस समर्थन ही किया था, क्या हुआ वो बात की बात है। तो इस उद्देश्य से भी इंडियन एसोसिएशन है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली के माध्यम से इस संस्था का प्रसार किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी expanded the organization by his magazine Bengali expanded the organization by his magazine Bengali, अपनी पत्रिका बंगाली के माध्यम से इस संस्था का प्रसार किया। प्रसार यानी एक्सपेंडेड। इस संस्था का एक और उद्देश्य सभी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना भरने और हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करना भी था। द वन मोर एम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस was to provide the thought of nationalism in all Indians and to promote the unity of Hindu and Muslims, तो सभी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना भरना और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट करना एक अन्य उद्देश्य भी था, एक और उद्देश्य था इसका। इसके द्वारा चलाया गया आंदोलन भारतीय जानपद सेवा आंदोलन कहलाया। ठीक है, इसके द्वारा चलाया गया आंदोलन भारतीय जानपद सेवा आंदोलन। The movement made run by him had been known as जानपथ सर्विस मूवमेंट, इंडियन जानपथ सर्विस मूवमेंट, भारतीय जानपथ सेवा आंदोलन, भारतीय जानपथ सेवा आंदोलन, इंडियन जानपथ सर्विस मूवमेंट। ठीक है, इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन भारतीय जानपथ सेवा आंदोलन कहलाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कंडक्टेड ए नेशनल कॉन्फ्रेंस एट अल्बर्ट हॉल ऑफ कलकत्ता इन चेयरमैनशिप ऑफ आनंद मोहन बोस इन 1883। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कंडक्टेड ए नेशनल कॉन्फ्रेंस इन चेयरमैनशिप ऑफ आनंद मोहन बोस इन 1883 एट अल्बर्ट हॉल ऑफ कलकत्ता। दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 25 दिसंबर 1885 को हुआ। दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 25 दिसंबर 1885 को हुआ। सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड ऑन 25 दिसंबर 1885। ठीक है, एंड एट दिस टाइम, देखिए यहां पर कारक जो फैक्टर है और परिणाम है एक दूसरे से जुड़े हुए, उसी के बीच में क्वेश्चन बन रहा है। ये पूरी लाइन इसीलिए लिखा है कि पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस अल्बर्ट हॉल में 1883 में हुई, दूसरी 25 दिसंबर 1885। इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है,
इसका लेना देना आगे की घटना से है, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से सीधे रिलेटेड है, व्यक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, तो दूसरी 25 दिसंबर 1885 को नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड ऑन 25 दिसंबर 1885 एंड एट दिस टाइम देयर वाज रनिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस ऑन दिस डेट। ठीक है, और इसी समय कांग्रेस की पहली बैठक चल रही थी। इसी समय, इसी तारीख यानी डेट पर कांग्रेस की पहली बैठक चल रही थी। ठीक है, देयर वाज रनिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस ऑन दिस डेट। ठीक, तो अब क्वेश्चन उठा लीजिए, जो क्वेश्चन पुटअप हुआ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से सुरेंद्रनाथ बनर्जी कुड नॉट पार्टिसिपेट इन कांग्रेस मीटिंग। इसी कारण से सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस मीटिंग में, यानी कांग्रेस मीटिंग लिख लीजिए, मतलब सम्मेलन, बैठक में भाग नहीं ले सके। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम कांग्रेस बैठक के पार्टिसिपेंट नहीं थे। ठीक है, व्हाट इज द रीजन? 4 ऑप्शन आ जाते हैं। एक बार यूपीपीसीएस में आया है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि उनकी अपनी संस्था थी और वो कांग्रेस से बड़ी संस्था बनाना चाहते थे उसको, इसलिए नहीं आए। ठीक है, या कांग्रेस की स्थापना का वो विरोध कर रहे थे, इसलिए नहीं आए। ठीक है, वो जमींदारों के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वो अंग्रेजों के विरुद्ध आना नहीं चाहते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के, इसलिए नहीं आए। या फिर अपनी संस्था की मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए नहीं आए। अब ऐसे 4 ऑप्शन है। तो अपनी संस्था के मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए नहीं आए। व्यस्त ना होते तो हो सकता है। और मूल कारण यही है क्योंकि बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जब, अच्छा एक्चुअली प्रयास तो उन्होंने किया था कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, बंगाल की या मैसूर की या महाराष्ट्र की, ये अलग अलग जो पार्टीज बन रही हैं ना, इनका ठीक है लेवल, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बन रही हैं, बट इस समय जो जरूरत है वो राष्ट्रीय पार्टी की जरूरत है। अंग्रेजों के सम्मुख कि राष्ट्रीय समस्या का नेतृत्व करे और उसके समाधान के लिए काम करे, क्योंकि फिर जो सॉल्यूशंस आएगा वो सबके लिए समान रूप से लागू होगा, इक्वली इम्प्लीमेंट होगा। तो इससे यूनिफिकेशन भी आएगा, नेशनलिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और देश की अखंडता को भी प्रमोशन मिलेगा। इससे ही तो देश अखंड होता है। तो कई रीजन थे। तो बाद में जब उनको लगा कि नहीं, अगर एक आ रहा है और वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इन्होंने फिर ले जाकर के विलय भी कर दिया था उधर अपने इंडियन एसोसिएशन को, और कांग्रेस का हिस्सा बन गए थे बाद में। हालांकि कभी उन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया और लगातार उसके सपोर्ट में ही रहे। तो इस कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। हो गया, दैट्स इट। तो कुल मिला के ये था इंडियन एसोसिएशन। इसमें एक लाइन आप चाहे तो लिख लीजिए, कांग्रेस से पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कांग्रेस से पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन को ही राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते थे और उसके लिए प्रयास कर रहे थे। बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी wanted to establish as national organization, wanted to establish the Indian Association as national organization, the Indian Association as national organization, and he was efforting also for that, और उसके लिए वो प्रयास भी कर रहे थे। ठीक है, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, ये तो आपने लिखा ही। तो कुल मिलाकर के ये एक संदेश दे रहा है कि कांग्रेस जब आई या कांग्रेस जब नहीं थी, तो उसके बारे में जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कांग्रेस का जो कार्य हुआ है उस कार्य को ये इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से करना चाह रहे थे। तो ये इस पर नेचर का अगर कभी क्वेश्चन मिले तो दिमाग में बना रहना चाहिए। आईएएस जैसी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल ही बनाता है प्री में भी ज़्यादातर।
तो इसका दिमाग में रखिए कि कांग्रेस से पहले राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाली वो संस्था जो उसका प्रयास कर रही थी, कौन थी? इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये बंगाल के आंदोलन थे। प्रारंभिक राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बंगाल, जो आपने पढ़ा। अब आज चलते हैं इसी मोटिव को लेकर के मुंबई में। तो बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बॉम्बे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बॉम्बे। बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं, पहले बॉम्बे एसोसिएशन फर्स्ट है, बॉम्बे एसोसिएशन established in 1852, established in 1852। फाउंडर हैं इसके भाई दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी इसके फाउंडर हैं। This was established on the model of British India Association. This was established on the model of British India Association. यह बंगाल के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर स्थापित की गई। इसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा। पूना, अरे क्या होगा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना पब्लिक लीग, पूना सार्वजनिक सभा, पब्लिक यूनियन भी नहीं, यूनियन है, ठीक ठीक है। एस्टैब्लिश्ड इन 1867, 1867 में स्थापित, 1867, ठीक है। और संस्थापक इसके हैं एम जी रानाडे एंड गणेश वासुदेव जोशी, जी बी जोशी। तो फाउंडर हैं एम जी रानाडे एंड जी बी जोशी। जी वी गणेश वासुदेव जोशी, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल मध्यम वर्गीय लोग शामिल थे, मध्यम वर्गीय और उच्च जाति के लोग शामिल थे, दोनों लिख लीजिए। उच्च जाति में ब्राह्मण क्षत्रिय आ गए, बस तीसरे इसमें ज्यादातर देश थे नहीं। तो क्या लिखा, मेनली दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिलेटेड विद मिडिल क्लास एंड हायर कास्ट, उच्च जाति और मिडिल क्लास से संबंधित थी, इसलिए आम जनता में लोकप्रिय न हो सकी। सो दिस कुड नॉट बी पॉपुलर इन पब्लिक डोमेन। It could not be popular in public domain.
एक प्रश्न हो गया है कि पब्लिक डोमेन में बहुत चर्चित संस्था नहीं, कारण, तो कारण याद है क्योंकि इसके नेता केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च जाति के लोग थे और मिडिल क्लास से, आम पब्लिक से रिलेटेड थे ही नहीं, ठीक है। और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, प्रेसिडेंसी एसोसिएशन established in 1885, established in 1885, 1885, स्थापना 1885, और फाउंडर्स हैं इसके फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, के टी तैलंग, के टी तैलंग, और काशीनाथ त्र्यंबक, और एक काशीनाथ त्र्यंबक। काशीनाथ त्र्यंबक, ठीक है, काशीनाथ त्र्यंबक। चारों बड़े नेता हैं कुल मिलाकर के। कोई खास बात नहीं है, वही है, बड़े मध्यम क्लास लोग, जमींदार लोग, एलिट्स लोगों के हितों का ध्यान रखना। सारे लोग शामिल भी कुछ बुर्जुआ वर्ग और मिडिल क्लास के लीडर्स हैं, नाम से ही लग रहा है, क्योंकि आगे चल करके सब कांग्रेस जिस वर्ष स्थापित हो उसी वर्ष इस संस्था की स्थापना हुई, ये इसकी एक खास बात है। प्री के दृष्टिकोण से कांग्रेस के वर्ष में स्थापित संस्था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी मद्रास में राजनीतिक, मद्रास चलिए थोड़ा सा, मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस इन मद्रास। मद्रास, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, established in 1852 एंड फाउंडर 1852, और फाउंडर है इसकी गुजलू लक्ष्मी नरस चेट्टी। ध्यान, चेट्टी है, वो चोट्टी नहीं लिखना है। गुजलू लक्ष्मी नरस चेट्टी, चिट्टी एक जात होती थी साउथ की, वो व्यापारिक जाति है, चिट्टियार समुदाय बहुत, चिट्टी। तो गुजलू लक्ष्मी नरसु
चिट्टी। ये भाषा का प्रभाव रहता है हर जगह रहता। यह मुख्यतः कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा थी। दिस वॉज मेनली branch of mainly the branch of British Indian Association of Calcutta. इसके अध्यक्ष हैं सीआई मुदलियार और चेयरमैन यानी अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष सीआई मुदलियार थे, जिसके चेयरमैन थे सीआई मुदलियार। सीआई मुदलियार। चलिए, इसका मद्रास महाजन सभा अगला है। मद्रास महाजन सभा। महाजन असेंबली। established in 1884 बाई फाउंडर हैं इसके वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी। जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लो, और एक और है आनंद चार्लो। पी पूरा नाम क्या? पी आनंद चार्लो। पी आनंद चार्लो, ठीक है। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचारी और पी आनंद चार्लो इस संस्था के संस्थापक हैं, ठीक है। इसने कृषकों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया, ठीक है। दिस did effort to reform the condition of farmers and advocated the reform of legislative council, the reform of legislative councils and make separate the judiciary system from एग्जीक्यूटिव सिस्टम। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की, इसने जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने की और विधान परिषदों की दशा सुधारने की वकालत की। इसने कार्यपालिका
से न्यायपालिका को पृथक करने की और विधान परिषदों की दशा सुधारने की वकालत की। दिस एडवोकेटेड टू रिफॉर्म द legislative councils, condition of legislative councils and make separate the judiciary system from executive system. Clear? तो ये इसने किया है। बाकी लंदन पहुंची, वहां कुछ संस्थाएं बनी है पॉलिटिकल, लंदन में बनी संस्थाएं। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन लंदन, इस समय देश की जो केंद्रीय राजधानी है वो लंदन ही है। वो भारत की दिल्ली है, लेकिन उस समय भारत की दिल्ली जैसी लंदन ही तो थी, क्योंकि मेन तो गवर्नेंस वहीं से संचालित हो रहा था, इसलिए। तो लंदन में संस्थाएं, पहली चीज लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडियन कमेटी established in 1862, established in 1862, फाउंडर पी मुदलियार, फाउंडर पी मुदलियार। उद्देश्य भारतीय समस्याओं को भारतीय समस्याओं से अंग्रेज सरकार को अवगत कराना। टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम्स, टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन प्रॉब्लम्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब बताना जाके घूम टहल के, भाई देखो वहाँ ये प्रॉब्लम, फिर चले आना चाय पी के। तो ये लोग कर रहे थे केवल। अच्छा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इन सबका वैसे देखने में इम्पोर्टेंस नहीं लगता, बट बहुत बेसिक चीज़ें। हर एक चीज़ की शुरुआत ऐसे होती, पहले तो फिर कम्युनिकेशन होता, संप्रेषण होता, चीज़ें आदान प्रदान होती, सूचनाएं दी जाती हैं। भाई देखो हमको यार तैयारी करनी थी, हम सोच रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाए। तो सबसे पहले तो 1 महीने तो यही चले, 2 महीने, 6 महीने तो यही चलता है, जनरली 1 साल चलता है ना शुरुआत में। सिस्टमेटिकली अगर जहाँ होता है तो फिर पता किया जाता कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ कहाँ इसकी संस्थाएं हैं, क्या किया जा सकता है। बहुत सारे भ्रम होते हैं, सबसे पहले सारे भ्रम को दूर किया जाता है, फिर धीरे धीरे। तो ये स्टार्टिंग है बेसिक। तो लंदन में ब्रिटिश सरकार चूंकि उसका सेंटर है, तो वहां पर जाकर के सूचना देना है बड़ी बात है, अपनी बात लंदन में रहे, तो इसलिए लंदन, मतलब लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। स्थापना 1865, इस्टेब्लिशमेंट इन 1865, establishment in 1865 and founder दादा भाई नौरोजी, फाउंडर दादा भाई नौरोजी। सबका उद्देश्य यही है। अगली संस्था है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 और संस्थापक दादा भाई नौरोजी 1866, फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। कहाँ पर है स्थान, सब कहाँ स्थापित हुए हैं, सब लंदन में। यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बात वही है, भारतीय मांगों से अवगत कराना, समस्याओं से अवगत कराना, तो कॉमन चीजें बार बार लिखना, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिटिकल संस्थाएं जो बंगाल, बम्बई, मद्रास, लंदन में बनाई गई। बेसिकली कुछ एलिट्स, जमींदार और मध्यम वर्ग जो कुछ लोगों का नेतृत्व करते थे, उनकी समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष रखने के लिए, अपने हितों को पूरा कराने के लिए एक मांग के रूप में, डिमांड के रूप में अपने प्रस्ताव को रखना है, ये उद्देश्य था। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का गठन हुआ और पॉलिटिकली डिमांड हुआ,
पॉलिटिकली डिमांड से तात्पर्य है इंडिविजुअल डिमांड नहीं, तो ये वर्ग, एक समूह, ठीक है, मतलब एक संगठन के विकास की जब बात की जाती है तो उसको राजनीतिक डिमांड कहते हैं, पॉलिटिकल डिमांड कहते हैं। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज की शुरुआत है, ये सब चल रहा था। कारण हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अब भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो चुकी है या हो रही है लगातार। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों से स्टार्ट हुआ है, फिर कुछ असफलताओं ने भी सीखने का मौका दिया है, कुछ असफलताओं ने, विफलताओं ने भी सीखने का मौका दिया है। जैसे 1857 के विद्रोह, इस प्रकार के छोटे मोटे विद्रोह जिस प्रकार से कुचल दिए गए, दबा दिए गए, सप्रेस कर दिए गए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बलपूर्वक, तो ऐसे विद्रोहों के पीछे भी कोई ना कोई, एक्चुअली जिसका भी लीडरशिप रहा है, जिसने भी लीड किया है, कोई ना कोई लॉजिक रहा है, कारण रहा है। इन कारणों से उन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व किया, भले ही वो इंडिविजुअल रीजन्स हों, ऑर्गेनाइज्ड रीजन ना हो, या किसी संगठन का रीजन ना हो, या कोई ऐसे संगठन, ठीक है। तो एक उद्देश्य तो था सबका, और सारे उद्देश्यों को और समय, अगर समेकित रूप से प्रस्तुत किया जाए, इंडिविजुअली तो देखा जाए कि जैसे सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई का अलग है, बेगम हजरत महल का अलग है, नाना साहेब का अलग है, कुंवर सिंह का अलग है, सबका अलग अलग है, बहादुर शाह जफर का अलग है, खान बहादुर खान का, सबका अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर इसके नेचर को देखा जाए समेकित रूप से, तो हमको लगता है अपनी पुरानी स्थिति, पुरानी प्रतिष्ठा, पुरानी पोजीशन मध्यकालीन जो थी, उसको रिएस्टैब्लिश करने का ये प्रयास ये लोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं से एक क्षुब्धता, एक फ्रस्ट्रेशन अंग्रेजों के शासन से इनके मन में थी, उसके शोषण के कारण भी थी, और अपने को जिस प्रकार से डोमिनेट किया गया भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा, उससे भी थी। तो पोजीशन वही है, बट प्रॉब्लम समझ में आती है कि लैक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो शायद ये भी एक बड़ा रीजन रहा है, और कुछ जागरूकता, यूनिफिकेशन के लक्षण, समाज सुधार आंदोलन, इसके लिए तो ये सब चल रहा था। इसीलिए पॉलिटिकल तो छोटे में शुरू, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन आए, फिर धीरे धीरे इनका आकार बड़ा होने लगा, और इसमें जो सबसे बड़ा आकार ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का रहा है वो इंडियन एसोसिएशन का रहा है। ये सब चल ही रहा था कि इसी समय 25 दिसंबर 1885 बंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की जो स्थापना हुई, एक्चुअली वो भी ऐसे ही उद्देश्यों को लेकर के हुई, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये सब एक पर्टिकुलर क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन के रूप में अगर थे, तो कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन के रूप में देश की समस्याओं को लीड करने के लिए आई, सबकी समस्याओं को लीड, तो उन समस्याओं को उठाएगी जो समान रूप से सबके लिए है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नहीं उठाती थी वो, ठीक है, जब तक कि उस प्रॉब्लम का आकार राष्ट्रीय ना हो। तो उस समय देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थे अंग्रेज। अब अंग्रेज अगर समस्याओं का सेट है, समुच्चय हैं, तो जितनी भी छोटी बड़ी समस्याएं थी उसके एलिमेंट, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पे हो, ग्रामीण स्तर पे हो, शहरी स्तर पे हो, किसी भी स्तर पर हो, वो सब एलिमेंट्स हैं। तो ऐसी उन समस्याओं को उठाया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय संगठन का प्रयास चल ही रहा था कि इधर बंबई में कांग्रेस की स्थापना हो गई। किन परिस्थितियों में कांग्रेस की स्थापना हुई, थोड़ा सा कांग्रेस पे हम लोग दृष्टिपात करते हैं, मतलब थोड़ा सा नजर डालते हैं, उसको भी वॉच करते हैं, ठीक है। तो अब पहुंचते हैं हम लोग कांग्रेस पर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
तो उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना से जनता में, विशेषकर मध्यम वर्ग में, एक राष्ट्रीय चेतना हिलोरें ले रही थी। अंग्रेजों को अब ये लगने लगा, ऐसे जागरूकता से, जिस प्रकार से राजनीतिक संगठन बने और अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को रखे, अपनी प्रॉब्लम्स को रखे, तो ऐसी समस्याओं से उनको अब ये लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगर हमने इनके डिमांड्स को, इनके प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं दिया, अगर इनको इग्नोर किया गया, तो 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो 1857 के विद्रोह ने ही अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, जड़ें हिला दी थी। एक चीज तो देखा गया कि भले उसको उन्होंने, मतलब वो सफल हुए, सक्सेस हुए उसको पूरी तरह सप्रेस करने में, बट उनको लगा यार ये बहुत खतरनाक था। और उसकी सफलता के पीछे कारण भी जब उन्होंने देखा कि किन कारणों से अंग्रेजों को सफलता मिली, तो भी देखा कि यार भारतीयों में कुछ ऐसे लोग जो उनके लिए, जो भारतीयों के लिए ही अगर वो उनके खिलाफ ना आते और हमारे पक्ष में ना आते तो शायद ये संभव ना हो पाता। तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी, जबकि वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, उसकी तीव्रता इतनी थी कि उनको हटा। तो ऐसे आंदोलन अगर थोड़ा भी ऑर्गेनाइज हो जाए तो फिर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अब अंग्रेजों को इन राजनीतिक संगठनों से, चूंकि वो बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत फोरसाइटनेस ठीक ठाक था अंग्रेजों का, तो वो समझ गया ठीक तो है, ये लोग अपनी अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो ये लोग कुछ और सोच रहे हैं कि हम रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी बातों पर विचार करेंगे। अब हम विद्रोह तो कर नहीं रहे हैं, बहुत ही विनम्र निवेदन करते हैं, एक एप्लीकेशन के माध्यम से चीज़ों को रखते हैं, तो ये विचार करेंगे और जो लगेगा हम भी इनकी ही प्रजा हैं तो उनको ये सुधार देंगे, रिफॉर्म करेंगे और हमारा भी इस्टेब्लिशमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। ऐसा यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर्स थे, लीडर्स थे पॉलिटिकली, वो उनकी सोच थी। अंग्रेज क्या ऑब्जर्व कर रहे थे इनके इस डिमांड को, तो रख देते कि ठीक है रखो भैया, एप्लीकेशन रखे, फिर बाद में देखेंगे, तो एप्लीकेशन रख के चले जाते थे। अंग्रेज क्या करते, अंग्रेज सोचते थे यार ये सब कहाँ से आ रहा है इनके दिमाग में, ऐसा ऐसा, मतलब इकट्ठा हो करके कि ये समस्या है पर्टिकुलर। जैसे मान लीजिए टैक्सेशन की को उठा लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अब टैक्सेशन का जब वो नाम लेते थे, हमारे बंगाल के किसान, ऐसा लिखा रहता हमारे बंगाल के किसानों को इससे ये असुविधा हो रही है, उनकी आजीविका पर ये बाधा आ रही है। तो एक जो मानवीय डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं से रुक रहा है। एक सरकार होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी, तो ऐसा कुछ जब लिखा मिलता है वो पढ़ते हैं, एक सरकार होने के नाते, तो कहते यार इनको कहाँ समझ कि सरकार होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती है इनको पता कैसे चला, पहले पता करो, नॉलेज आ कहाँ से रहा है। तो पता चला नहीं, नॉलेज आ रहा है, वहां भी बड़ा रिफॉर्म मूवमेंट हो रहा है इस सब चीजों के बारे में, और वो तो देख ही रहे हैं। तब उनको लगा यार अगर अब ऐसा 1857 जैसा कोई विद्रोह होता है तो फिर बहुत खतरनाक होगा, फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको, कुछ ऐसा को। तो अब वो जो कुछ भी करेंगे उस डिमांड के बदले उनके फुलफिलनेस के लिए नहीं करेंगे, अब वो जो भी करेंगे ऐसे विद्रोह ना हो उसको रोकने के लिए। तो अंग्रेजों की जो प्रतिक्रिया है ऐसे विद्रोहों से बचने के लिए उठाए गए कदम के रूप में होगी। अब उसमें सुधार भी हो सकते हैं, रिफॉर्म के रूप में भी हो सकता है, सजेशन या टीचमेंट के रूप में भी हो सकता है, समझाया भी जा सकता है भाई इस तरीके से भी आप ये ना लो। ये समझाया जाता है ना, जैसे कोई हाई स्कूल में होकर मुझको आईएएस बनना है तो उसको समझाया जाता है ना, बेटा भी रुक जाओ, हाई स्कूल को ही आईएएस तरीके से पढ़ो, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद आईएएस के लिए टारगेट करो, तो ये समझाया जाता है। अभी ये उचित नहीं, तो एक टीचमेंट भी दिया जाएगा उनको, जहां तक टीचमेंट ना काम करे फिर वहां थोड़ा सुधार भी दिया जाएगा, और जहां तक हो सके जहां जरूरत है थोड़ा बल, वहां बल भी दिया जाएगा, पुलिस फोर्स भी। तो ये सारे अस्त्र शस्त्र वो अपनाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए, उसमें उनका उद्देश्य भारतीयों का कल्याण हो, ऐसा कहीं देखा। और कांग्रेस की स्थापना हो रही, इसमें दोनों, ये जो चश्मे में दो ग्लास होते हैं ना, लेकिन दोनों की नजरें अलग अलग देखी गई। भारतीयों का कल्याण अपनी तरफ से देखा गया और अंग्रेजों का कल्याण कांग्रेस की स्थापना के कारण वो अपनी तरफ देखा गया कि कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का क्या लाभ, क्योंकि फाउंडर तो ब्रिटिशर्स ही था।
और वायसराय ने तो परमिशन भी दी थी इसकी, बिना परमिशन के तो संभव नहीं था। इसमें उसका क्या लाभ और भारतीयों का क्या लाभ? ठीक है, तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना हुई तो मध्यम वर्ग में एक राष्ट्रीय चेतना हिलोरे ले रही थी। अंग्रेजों को अभी लगने लगा कि 1857 के बाद मध्यम वर्ग के मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उससे भी बड़ा और तीव्र विद्रोह हो सकता है। तो जैसा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय अपने इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से प्रयास कर रहे थे, तो उससे और उनको लगने लगा यार ये तो और खतरनाक आदमी है। इंडियन एसोसिएशन जिस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा था बंगाल को सीमाओं को पार करके और एक राष्ट्रीय संस्था का रूप लेने के फॉर्म में ही था, तो अंग्रेजों का डरना ऐसे विद्रोह होने की संभावना पर कहते हैं कि वाजिब ही था। तो वो डर रहे थे और इसी बीच कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इंडियन एसोसिएशन जिस प्रकार से बंगाल की सीमाओं को फांद कर राष्ट्रीय सीमा के भीतर वो भ्रमण कर रहा था और अपने समर्थन में लोगों का हुजूम इकट्ठा कर रहा था, लोगों के पावर्स को अपने ओर आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था और राष्ट्रीय संस्था का रूप लेने की फिराक में था, इसी समय समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, इसी समय शिमला के संत के नाम से मशहूर थे एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी who was famous by the name of Saint of Simla, A.O. Hume। ह्यूम, ह्यूम, ये शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से मिले, मेट टू वायसराय लॉर्ड डफरिन। ये शिमला के संत के थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम। तो रिटायर होने के बाद शिमला में रहते थे, तो थोड़ा सा ये संत के थोड़ा सा क्या कहते हैं बोध भविष्य कुछ एस्ट्रोलॉजर के रूप में ज़्यादा अपने आप को स्थापित किए हुए थे। होता है ना, जहाँ पर मौका मिल जाए वहाँ पर चूकना नहीं चाहिए, तो ये नहीं चूके। तो वहाँ पर लोगों को रिटायर होने के बाद शिमला में रहते थे और अपना लोगों को भूत भविष्य बताते थे, किस पर प्रेत बाधा है, किस पर चुड़ैल बाधा है, किसका भविष्य क्यों रुका हुआ है, एग्जाम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये सब करते रहते थे। तो डफरिन वगैरह भी सोचते थे यार ये क्या क्या रहा है, मतलब ह्यूम वहाँ पर। तो शिमला के संत के नाम से भारतीयों में तो तुरंत फेमस होते हैं ऐसे लोग, वायरल भी होते हैं और ठीक ठाक उनका सब कुछ बढ़िया स्थापित हो जाता है। अलग से बिजनेस करने की उनको जरूरत नहीं, अगर ये बिजनेस चल गया तो इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, बढ़िया बिजनेस है ये। तो फिलहाल डफरिन से वो मिला, कहा साहब एक सपना मैंने देखा, हमको जानते हो हम संत हैं शिमला के, तो हम जो देखेंगे सपना वो तो लगभग सही होना ही होना है, क्योंकि हमको हमारा तो सीधे कनेक्शन है ना। तो सपना देखने का मतलब वो गॉड का इशारा है कि ये होने वाला, वो सपने में आके मिलता, बता देता कल होना क्या है। बोले क्या होना है? तो उन्होंने कहा होना ये है कि बहुत बड़ा तूफान उठ रहा भारत में विद्रोह का, अंग्रेजों के खिलाफ, उड़ जाओगे साहब, पता नहीं चलेगा। अच्छा, अंग्रेजों को पहले से डर है इस बात का, मैंने अभी आपको बताया कि 1857 से बड़ा विद्रोह होने की संभावना से डरे हुए हैं ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को देख करके। इधर से ये शिमला संत जो ना, ये पहुंच के ऐसी बात करा यार बहुत बड़ा विद्रोह रूपी तूफान उठने वाला है, खत्म हो जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा। और मेरा सपना जान ही रहो कि सपना नहीं होता, सीधे मैसेज होता है ऊपर वाले का, क्योंकि मैंने तो सिद्ध कर लिया है, हनुमान जी को बातचीत होती रहती डायरेक्ट। तो डफरिन जैसे लोग को भी डरा दिया उसने कहा हाँ यार ये टीका उका लगाया रहता बढ़िया, तिलक वलक, तो यार पीला वस्त्र वगैरह भी कभी कभी पहनता है, ये सही बोल रहा है। किसी ने कहा यार पीला वस्त्र पहनने से सही बोलने से क्या मतलब है? नेचर का अच्छा आदमी है, साधु है, तो झूठ क्यों बोलेगा? साधु, भारतीय साधुओं का तो में तो विश्वास लोगों का इस प्रकार से होते है। तो डफरिन भी डर गया है, ये क्या हो रहा है? बोले भाई तो उपाय बता यार,
करना क्या होगा, वो डरा होगा, रुके बताते हैं। तो एक दिन का समय लिया, मैं पूछ के बताता हूँ उधर से। तो हवन यज्ञ कुछ कर करा के जो भी अपना प्रोसेस है, मैं सारी चीज़ों को बहुत एलोबरेट नहीं करूँगा, आप समझते रहिए। तो पॉलिटिकली सब हवन यज्ञ सब हो रहा है तो मैं कल बताता हूँ। कल फिर से मुलाकात शिमला में हुई, उसने कहा तूफान तो उठेगा, ये तय है, कि मैंने भविष्य देख लिया अंग्रेजों का। बट एक उपाय है। अब उपाय तो तुरंत आता है, उपाय अगर नहीं है तो फिर बिजनेस का फायदा क्या। उपाय तो है, उपाय है अगर कर सको। बोले क्या? बोले ऐसे तूफान को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार ऐसे बना दो ताकि तूफान दीवार से टकराए और वापस चला जाए। डफरिन भी गया या बेवकूफ टाइप का आदमी, किससे फंस गए हम। तो उसने कहा तुम मतलब सीधे जाओगे कि मार के भगाए जाओ तब जाओगे, पहले ये बताओ। मतलब कौन दीवार बनाता तूफान के यार रोकने के लिए। फिर उसने जो बात समझाई है, उसने कहा कि ये जो तूफान है ना, ये लोगों के विद्रोहात्मक तूफान है, लोगों के जो एक प्रकार से कहा जाए ना अविश्वास का, अंग्रेजों के खिलाफ एक जो अविश्वास है उसका तूफान है, एक विरोधाभास का तूफान है, असंतोष असंतुष्टि का तूफान है। कुल मिलाकर के वो आपसे अलग होना चाहते हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए उठाए गए कदम का तूफान है, भगाने का तूफान है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अभी तक आपके सामने हो क्या रहा है। अब वो देख रहा है ना सारी चीजें। मेरे लोग आ रहे हैं डायरेक्ट और अपनी मांगों को आपके सामने रख रहे हैं। नेचर क्या है? वो उनकी डायरेक्ट मांगे नहीं है, वो तो एक समुदाय, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिमांड रखते हैं। वो तो देश का नाम लेते हैं, वो प्रांत का नाम लेते हैं, उसके डिमांड उसके सामने रखते हैं। और जो डिमांड है वो अपनी तरफ से, बनर्जी साहब कहते हैं कि ये मेरी मांग है, ये इंडियन एसोसिएशन की मांग है, ये पर्टिकुलर संस्था की डिमांड है, क्योंकि संस्था या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों का, वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिमांड तो नहीं है। बोले ये देखने को मिल रहा है। बोले इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दो। ये जो संस्था देख रहे हो ना, अब मान लीजिए आपने नहीं दिया, तो संस्था जिसकी भी है उनकी डिमांड संस्था को थी, और संस्था ने क्या किया, अपने इस व्यक्ति को अपना लीडर बना के आपके पास भेजा है। तो मूलतः यह डिमांड तो लोगों की है, ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की है, मेंबर्स की है। संस्था को डिमांड प्रस्तुत किया गया और संस्था ने क्या किया, इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, अपना लीडर बना करके इस मांग को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो फाइनली ये जो डिमांड है तो है लोगों की ही, बट संगठित रूप से है, तभी तो संस्था है। अलग अलग होती तो बिखर जाती। मुद्दा यह है, तो अगर आपने इसको पूरा नहीं किया, तो ये जो नेता आया ना, इसके समक्ष आपने अगर मना कर दिया, तो संस्था के सामने मना कर दिया आपने। तो इन्होंने मांग किससे की थी? संस्था से। तो इनका गुस्सा किस पर? अब देखिए, ये डायरेक्ट पब्लिक आप तक पहुंच नहीं पाई है, पब्लिक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाई यहां तक। तो जिससे मांगेंगे उसी पर तो नाराज होंगे। आप जिससे डिमांड करोगे और वहां से नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो उसी पर होगी। अब वो किससे, पिताजी से आप कहते हो कि ये चाहिए हमको, तो पिताजी कहां से ला के देते हैं, इस पर आप किसी का फोकस जाता है? ये ध्यान देने योग्य, ये फोकस नहीं जाता भी नहीं है शुरुआत में, तो बेसिकली तो बिल्कुल नहीं जाता। बस जो चाहिए वो चाहिए, वो कहां से आते हैं वो उनको पता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसको पूरा नहीं करते हो तो लोगों को पूरा नहीं होगा। लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कहां उतारते हैं? संस्था पर। ये छोटी छोटी संस्था यहां से सीखिए आप, और एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बना दीजिए, देश की संस्था बना दीजिए कि लोग अपनी डिमांड उस संस्था से करें। आपको देना तो वैसे भी कुछ नहीं है, न रिफॉर्म देना है, न कोई सुधार देना है, मतलब कुछ भी करना तो है नहीं, न कुछ। तो लोगों को तो अपने अगेंस्ट खड़ा ही करना है। लोग अपनी डिमांड जिस संस्था से करेंगे, उसे अगर पूरा नहीं किया जाता तो लोगों का गुस्सा डायरेक्ट आप पर ना उतर कर किस पर उतरेगा? संस्था पर। तो ये दीवार हो गई वो संस्था। अब इनका जो फ्रस्ट्रेशन सीधे इन पर उतरेगा और यहीं से लड़के वापस चल, आप सुरक्षित बच जाएंगे। ये दीवार का काम कर रहा है। पूरी थीम यहीं से लिया, इन ऑर्गेनाइजेशन से लिया। मतलब इसको तो जहर ही जहर, जहर की दवा जहर ही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जहर ब्रिटिशर्स के लिए तैयार हो रहा है, इससे एक
एंटी जहर बना दिया गया कांग्रेस। समझ में आई कुछ बात? तो एओ ह्यूम ने डफरिन को कहा कि मुद्दा यह है कि एक राष्ट्रीय संस्था निर्माण करने के लिए आप अनुमति दें, बनवाएंगे हम, और लोग अपने मांगों को उसके समक्ष रखेंगे, पूरा ना होने पर उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन उस संस्था पर उतरेगा और ब्रिटिश हुकूमत बच जाएगी, नहीं तो उड़ जाओगे साहब, खत्म। यह बात डफरिन को समझ आ गई तुरंत। अब ह्यूम का वास्तविक मंतव्य क्या था, यह बहुत रिसर्च का विषय है, बहुत बाद में बहुत रिसर्च हुआ है कि वास्तव में ह्यूम चाहता क्या था। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ह्यूम ने अगर ये किया है तो उसका तो वास्तविक नेचर ये था कि वो अंग्रेजों के लिए किया है, हो नहीं पाया अलग बात है, बट किया तो ब्रिटिशर्स के लिए ही है। लेकिन फिर इस पर आलोचनात्मक कमेंट आता है कि नहीं, अगर वो ऐसा करता भी ना तो क्या डफरिन से अगर ये कहा जाता, ह्यूम ही कहता है कि मैं भारतीयों के लिए एक राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहता हूं जो अपनी मांगों के लिए, अपने डिमांड के लिए, अपने सुधारों के लिए, अपनी सुविधा और डेवलपमेंट के लिए उसके माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष खड़ा हो सके और लड़ सके और लोग को यूनाइट कर सके, ताकत इकट्ठा कर सके। तो कहा ह्यूम पागल है? कह देता ठीक है मनाओ। अगर डफरिन को यह कहा जाता कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था बनानी है, साहब परमिशन दो, तो क्या वो परमिशन देता? परमिशन तो बहाने से ही लिया जाना है। तो हो सकता है ह्यूम के द्वारा ये जो प्रपोजल किया गया सुरक्षा कपाट वाला, सेफ्टी वॉल्व है, लाला लाजपत राय ने इसी थ्योरी को सेफ्टी वॉल्व कहा है, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व। कांग्रेस की स्थापना का जो सिद्धांत है, अब ये सच है कि मिथक है? ये पिंचर ने लिखा ना, कांग्रेस की स्थापना का सच अथवा तो फॉल्स, ट्रूथ और फॉल्स, ऐसा लिखा है ना उन्होंने, लिखा है, किताब उठाओगे तो मिलेगा। ये रिसर्च का विषय, बात समझ में आई ना? तो कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने शिमला में तत्कालीन वायसराय डफरिन से मिलकर एक प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह कहा गया कि एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था स्थापित करनी है भारत में भारतीयों के लिए। अब प्रपोजल है ह्यूम का डफरिन को कि यह संस्था एक्चुअली उन लोगों की संस्था होगी जो भारतीय समस्याओं को लीड कर रहे हैं। पूरा ना होने पर ऐसे में ऐसे लोगों के गुस्से, आक्रोश और फ्रस्ट्रेशन का जो विस्फोट है वो उस संस्था पर होगा और ब्रिटिश सरकार अपने आप को उनके आक्रोश से बचा लेगी। डफरिन को यह बात समझ में आई, उसने परमिशन दिया। 1884 को इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से संस्था बन भी गई, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के नाम से संस्था बन भी गई 1884 में। कांग्रेस तो केवल लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, अल्टीमेटली देने के लिए तो ब्रिटिश रिस्पांसिबल थे, सब लोग इस पे क्यों करेंगे? किस पर? कांग्रेस पर। देखिए ये तो थ्योरी है ना, ये तो समझा, मुद्दा तो यही है, ये डफरिन को समझा रहा है कि भाई हम जिससे मांगते हैं ना मिलने पर उस जिससे डिमांड करेंगे उसी पर अपना फ्रस्ट्रेशन उतारेंगे ना। तो ये लोगों की जो डिमांड है किससे होगी? कांग्रेस से होगी, अंग्रेजों से, और कांग्रेस डिमांड पुट करेगी ब्रिटिशर्स को। तो कांग्रेस जिम्मेदारी भी तो लेगी कि भाई ये हम करवाएंगे, इसके बदले कांग्रेस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है ओके, डिमांड अंग्रेजों के सामने हम पुट भी करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे, इसके बदले में आपका सहयोग चाहिए, जो भी कहेंगे पैसा वो भी लोगों से। भाई कोष कहां से बनेगा कांग्रेस का? तो लोग क्यों देंगे पैसा? कुछ तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कांग्रेस इस बात की जिम्मेदारी लेगी, भाई ये जमा करो, इसका कोष है, या इतने इतने इकट्ठा करो, अब यहां आंदोलन करना, अब वहां आंदोलन करना, चलो काम छोड़ो अपने घर का, धरना करो। क्यों करेंगे लोग? बिना विश्वास, बिना उम्मीद के तो नहीं ना करेंगे। तो कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी लेगी इस चीज की। तो फिर तो कांग्रेस का ही सर फोड़ेंगे ना वो। भाई आप किसी को, कोई मीडिएटर है, उसे कहो तो भाई ये काम करवा दो, उसने कहा इतना पैसा लगेगा। हाँ, तो मुद्दा ये, अब ये जो सिद्धांत, अब ये एक्चुअल में हुआ कि नहीं हुआ, ये स्टडी का जो सब्जेक्ट है यही था, अध्ययन का विषय था कि एक्चुअल में ये हुआ कि नहीं हुआ। तो हुआ क्या? शुरुआत में
1885 से 1905 के बीच में जब उसमें कुछ बुर्जुआ और मिडिल क्लास के लोगों का वर्चस्व स्थापित हुआ, तो उन लोगों ने इसी मुद्दे को लेकर के सबसे पहले क्या किया, अंग्रेजों को अपना मित्र माना, उनमें विश्वास किया और बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, प्रतिवेदनों के माध्यम से, डेलीगेशंस के माध्यम से अपनी मांगों को रखा। ये विश्वास था कि भाई ये हमको सुनेंगे और हमको पूरा करेंगे। ये चीजें हुआ, ठीक है। आलोचना अगर केवल इस पीरियड में किसी चीज की हुई है तो आर्थिक नीति की हुई है। ब्रिटिशर्स के आर्थिक नीति की विशेष आलोचना हुई है। दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों ने बहुत जबरदस्त आलोचना की कांग्रेस की आर्थिक नीतियों की, ठीक है। तो इस आलोचना का भी उद्देश्य यह था कि भाई इससे उनको पता चलेगा कि भाई हमारी गलती है और हमको इनको सुधार प्रोवाइड करने हैं। हुआ क्या, जिस प्रकार से यूनाइट होने की कोशिश कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, तो ब्रिटिशर्स ने पहला कदम क्या उठा लिया, वो सब तो बात की बात है, क्या पूरा करेंगे क्या पूरा नहीं करेंगे, सबसे पहले तोड़ो। इनका उद्देश्य था जोड़ो और कांग्रेस और ब्रिटिशर्स का उद्देश्य था तोड़ो। उसने बंगाल विभाजन कर दिया 1905 में सांप्रदायिक आधार पर, और फिर तुरंत सांप्रदायिक आधार पर बंगाल विभाजन तो कर दिया इन्होंने, फिर स्वदेशी मूवमेंट चलाया उसके लिए सारी चीजें की, लेकिन फिर एक बीज तो पड़ी गया कहीं ना कहीं से, आगे चल करके उसका ही विस्तार तो देखा जा रहा। तो फाइनली ये हुआ, ठीक है। तो समझ में आया, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लें कांग्रेस को। तो क्या लिखा, कुछ लिखा कि नहीं लिखा, चलिए हम बोलने लिख लीजिए, 2-3 लाइन 4 लाइन लिख लीजिए, फिर कुछ खास बातें। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना से जनता में, विशेषकर मध्यम वर्ग में, उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना से they are running the, अंग्रेजी में they are running the concept of nationalism in middle class people, they are running the concept of nationalism in middle class people, especially general people, due to establishment of above political organizations। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना से जनता में, विशेषकर मध्यम वर्ग में, एक राष्ट्रीय चेतना हिलोरें ले रही थी, ठीक है, हो गया। स्पेशली जनरल पीपुल, ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अबव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हिलोरे देयर रनिंग, ठीक है। अंग्रेजों को अब यह लगने लगा कि यदि मध्यम वर्ग 1857 के बाद, अंग्रेजों को अब यह लगने लगा यदि 1857 के बाद मध्यम वर्ग की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। तो 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। It began to seem to Britishers that if would not be care the demand of middle class, it can be revolt bigger than revolt of 1857, it can be revolt bigger than 1857। 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो सकता है। ये स्थिति हो गई तुरंत। उनको क्या लग रहा है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पॉलिटिकल्स आए हैं, इससे इनको तो लग रहा है हमको रिफॉर्म मिलेगा। अंग्रेजों को क्या लग रहा है कि 1857 से भी बड़ा विद्रोह हो सकता, अगर ध्यान, तो उनको क्या लगा, अगर ध्यान नहीं दिया गया, उसका सलूशन नहीं दिया गया, ये नहीं कहा उन्होंने, अगर ध्यान नहीं दिया गया, अब उसका सलूशन ध्यान देने के बाद निकाला जाएगा कि क्या किया जाए, ठीक है। तो यह है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपनी संस्था इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से, एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी was efforting to establish a national organization by the medium of his Indian Association, ठीक है। चलिए, तो इसे फुल स्टॉप कर दीजिए। ये बेसिक, ये ग्राउंड है। इससे अंग्रेजों को और भय लगा। ये जो लाइन मैंने लिखा है, इसके पहले भी आप एक बार लिख चुके हो इस लाइन को, अभी इंडियन एसोसिएशन में। एक्चुअली यही डरा रहा है अंग्रेजों को। सबसे ज्यादा क्या डरा रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी डरा रहे हैं। डर का जो सबसे बड़ा कारण है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसको ऐसे दिमाग में बनाए, क्योंकि प्री में भी उठाया जा सकता है
कि अंग्रेजों को कहां से लगने लगा कि इससे भी बड़ा विद्रोह हो सकता है, ABCD। उसमें एक फैक्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया जा रहा प्रयास इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से, ठीक है। तो ये है। अब अगली लाइन में शुरू किया, एट दिस टाइम a retired ICS officer A.O. Hume, at this time, इसी समय, a retired ICS officer A.O. Hume, इसी समय एक रिटायर्ड ICS अधिकारी A.O. Hume, जो शिमला के संत के नाम से प्रसिद्ध थे, A.O. Hume, who was famous by the name of Saint of Simla, met to Viceroy Lord Dufferin, at Simla। वायसराय लॉर्ड डफरिन से शिमला में मिले, ठीक, वायसराय लॉर्ड डफरिन से शिमला में मिले, ठीक है। आफ्टर द कंसेंट ऑफ डफरिन, डफरिन के सहमति के बाद ही, आफ्टर द कंसेंट ऑफ डफरिन, डफरिन के सहमति के बाद ही 1884 में उन्होंने एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन बनाई। 1884 में उन्होंने एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन बनाई। आफ्टर द कंसेंट ऑफ डफरिन ही established a new organization named Indian National Union in 1884. He established a new organization named Indian National Union in 1884. दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर 1885 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर इसका नाम 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। which was converted as Indian National Congress in 1885 on suggestion of Dada Bhai Nehruji, on the suggestion of Dada Bhai Nehruji, which was converted as Indian National Congress on the suggestion of Dada Bhai Nehruji in 1885, ठीक है। दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर, सजेशन पर इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। द वर्ड कांग्रेस इज टेकन फ्रॉम द अमेरिका which means the group of the people, which means group of the people। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है जिसका अर्थ लोगों का समूह है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में किया जाना था। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस वाज प्रपोज्ड एट पूना। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में किया जाना था, प्रस्तावित था। was proposed at फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस वाज प्रपोज्ड एट पूना, परंतु वहां प्लेग फैलने के कारण यह आयोजित न हो सका। परंतु वहां प्लेग फैलने के कारण, प्लेग GUE, ये है प्लेग, प्लेग फैलने के कारण पूरा क्या लिखा हुआ वहां यह आयोजित न हो सका। बट एट दैट टाइम पूना वाज सफरिंग बाय द प्लेग, बट एट दैट टाइम पूना वाज सफरिंग बाय प्लेग, सो इट वाज कंडक्टेड ऑन बॉम्बे। अतः इसे बॉम्बे में, यानी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस वाज कंडक्टेड एट बॉम्बे, सो इट वाज कंडक्टेड एट बॉम्बे, अतः इसे बॉम्बे में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक है, मैंने बहुत शॉर्ट में किया है इस चीज को, कोशिश करके, है ना। तो ये एक कंडीशन है जिस कंडीशन में कांग्रेस की स्थापना हुई। दादा भाई नेहरूजी के प्रयासों से जब अंग्रेज डर रहे थे, उसी समय ह्यूम को मौका मिला और डफरिन से सहमति लेकर के उसने कांग्रेस की स्थापना का प्रस्ताव पारित करा लिया और उसने कांग्रेस की स्थापना की, अपने बल पे की। वो A.O. ह्यूम ही था जिसने सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के उन नव युवकों को, जो उस समय इंडियन एसोसिएशन के मंच से जुड़े हुए थे, एक मर्मस्पर्शी पत्र लिखा जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस के महत्व को उजागर करते हुए, के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए उसने उनको संबोधित किया कि अकेले
व्यक्ति अकेला अकेला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, संगठन के विरुद्ध, समूह के विरुद्ध कमजोर ही होता है। और आज की राजनीतिक दशा के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक परिवेश को जरूरत है एक संगठन की, एक समूह की, एक एकीकरण, यूनिटी की। ऐसा कुछ उसने लिखा, दर्द भरा पत्र लिखा, मर्मस्पर्शी पत्र लिखा। किसने किसको लिखा? A.O. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ स्नातकों को लिखा, जो उस समय इंडियन एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे और इसके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ लगातार प्रयास कर रहे थे। तो उसको लगा यार इनको लिखेंगे, ये थोड़ा तेज तर्रार लीडर्स हैं, एक उत्तेजना है इनके अंदर, एक जोश है भारत के लिए, और ये कुछ कर सकते हैं, अगर इनको हम आग देंगे तो ये बिल्कुल फूंक सकते हैं। तो उसने लिखा। फिर वहां से चिंगारी उठी। तो सबसे पहले ये चिंगारी उठी इंडियन एसोसिएशन के लिए, फिर इधर तब तक इससे पहले इंडियन एसोसिएशन का प्रयास, फिर इससे पहले को राष्ट्रीय आकार ले, उधर आग लगा दिया। अब ह्यूम ने क्या किया, उससे पहले इंडियन नेशनल यूनियन स्थापित कर दिया। दादा भाई नेहरू जी जैसे लोगों और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोगों को जोड़ लिया उसने राष्ट्रीय संस्था के रूप में। अब यह समझने वाली बात है कि 25 दिसंबर 1885 को अल्बर्ट हॉल में इंडियन एसोसिएशन की मीटिंग हो रही थी और उसी समय बंबई में कांग्रेस का पहला कॉन्फ्रेंस 25 दिसंबर 1885। अब ये इत्तेफाक है या प्लान्ड है, ये तो समझने वाली बात है। हमको लगता है जिस प्रकार से ह्यूम ने ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक भूमिका बनाई और परफॉर्म किया उसने, हमको लगता है ये ह्यूम के दिमाग की उपज थी, साथ में करो। और ह्यूम के ही कारण फिर सुरेंद्र बनर्जी भी आकर के जुड़े, तो कुल मिलाकर के इंडियन एसोसिएशन बाद में विलय कर गया। इस तरीके से एक राष्ट्रीय संस्था ये बनी। तो ह्यूम का प्रयास ही रहा है। तो शुरू में तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया, कांग्रेस की स्थापना पर टिप्पणी करी उन्होंने, ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित हुआ है, ये अंग्रेजों को भारतीयों के गुस्से से बचाने का एक माध्यम तैयार किया है ह्यूम ने। लेकिन फिर लाला लाजपत राय ने आगे चल करके इसी मुद्दे को लेकर के कहा कि लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने सेफ्टी वॉल्व के रूप में इन्होंने इसकी स्थापना करी है तो मैं इसका यूज करूंगा तड़ित चालक के रूप में। ये भी लाला लाजपत राय का ही, अगर ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में ह्यूम ने इसकी स्थापना की है तो मैं इसका प्रयोग करूंगा किस रूप में, तड़ित चालक। अब बताओ इसमें कितने लोग जो तड़ित चालक नहीं जानते, तड़ित चालक बताओ नहीं जानते, आप बताओ तड़ित चालक नहीं जानते, आपको भी नहीं पता। ये कंडक्टर थंडर कंडक्टर है, थंडर कंडक्टर। एक्चुअली आसमानी जो बिजली होती है, अभी जो बारिश हो रही है तो आपको आसमान में दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत तेज आवाज के साथ कड़कती है। और कभी कभी होता क्या है कि वो साधन पा करके, माध्यम पा करके, कंडक्टर पा करके नीचे जमीन पे गिर जाती है। तो बीच में जो कुछ भी मिलता है, मकान मिले कहीं मिले, फिर बहुत विनाश करती है क्योंकि पावर बहुत होती है। कभी कभी तो मकानों को पूरा बेधते हुए नीचे तक आती है, सब जल जाता है। पेड़ वगैरह पे गिरती है तो पेड़ पे फट जाते हैं पूरी तरीके से। तो आप सोचो आदमी के ऊपर गिर गई तो उसकी क्या दशा होगी। तो खैर ऐसा सोचना नहीं है, हालांकि बारिश हो ही रही है तो ठीक है। तो उसमें मकानों को बचाने के लिए एक तरीका है ना, जैसे वो है बिजली, आसमानी बिजली। तो मकान के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक लगाया जाता है लोहे का, और वहां से एक केबल ला करके जमीन में उतार दी जाती है। तो उस पर जब वो आती है तो अगर बिजली किसी मकान पर है तो अगर सबसे ऊपर लगाए तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती, खींच लेती है, और उसको उस पूरे बिजली के पावर को उस केबल के माध्यम से, कंडक्टर के माध्यम से जमीन में नीचे उतार देती है, सुरक्षा हो जाती है। तो आसमानी बिजली गिरती तो छत पर है, लेकिन इसी को थंडर कंडक्टर कहा जाता है, तड़ित चालक, जो छत के ऊपर से लगा करके नीचे बहुत घरों में लगा होता है, आप लोगों में भी लगा होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे उतार उसको, तो उसके प्रकोप से बचा जाए या बचने के लिए, उसके विनाश से बचने के लिए, डिजास्टर से बचने के लिए ये किया जाता है। इसको कहा जाता है तड़ित चालक। बिजली गिरती तो है
लेकिन फिर कंडक्टर के माध्यम से उतारकर तो तड़ित चालक के रूप में हम उसका यूज करेंगे या किया है, ऐसा लाला लाजपत राय ने, समझ में आई बात। तो इनका कहने का मतलब ठीक है कि अगर कांग्रेस को उन्होंने स्थापित किया है कि लोगों से गुस्से और प्रकोप से बचने के लिए, उनके डिजास्टर से बचने के लिए, कि वो गुस्सा किस पर गिरेगा, कांग्रेस पर गिरेगा, अंग्रेजों पर ना गिर करके। तो हम क्या करेंगे, जैसे आसमानी बिजली गिरती है तो वो गिरी कांग्रेस पर, और हम क्या करेंगे, एक तड़ित चालक फिर उस बिजली के प्रभाव को सीधे जमीन पर उतार देंगे, उठा के अंग्रेजों की जमीन पर गिरा देंगे। कहां से? अब वो तड़ित चालक का काम कर कौन रहा है, मुद्दा ये है। आसमानी बिजली तो मान लो जनता का गुस्सा हो गया, वो छत हो गई जिस पर गिर रही है वो कांग्रेस हो गई, ठीक। वो जमीन फिर आम जनता तो कांग्रेस पे गिरी, आम जनता का नुकसान होगा। तो उस बिजली को उस अंग्रेजों की जमीन पर उतारने के लिए थंडर कंडक्टर का काम कर कौन रहा है? उन्होंने सीधे कहा, मैं, इसमें इतना समझने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सीधे कहा मैं उसका प्रयोग ऐसे कंडक्टर के रूप में करूंगा। और लोगों को उन्होंने मैसेज की। फिर कांग्रेस के नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती है इस गुस्से को वो फिर से लोगों को इस गुस्से के प्रति लोगों को जागरूक करके उनको इकट्ठा करके फिर अंग्रेजों के खिलाफ लेके जाए। मतलब अंग्रेजों की पॉलिसी से, नीतियों से लोगों को अवगत कराया जाए, उनकी मंशा क्या है, उनके मंतव्य यानी मोटिव्स क्या है। तब लोग जब समझ जाएंगे उनके मोटिव्स क्या है तो ऑटोमेटिक फिर कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सीधे उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो राष्ट्रवादी विचारों का जो प्रचार प्रसार है, लोगों को जागरूक करना है अंग्रेजों की पॉलिसीज, नीतियों और उनके मोटिव्स के अगेंस्ट, ये जो प्रचार प्रसार और जो इंस्पायरेशन है, एक जो प्रेरणा है लोगों को, एक जो इंफॉर्मेशन है लोगों को, जो रियल पॉलिसी ब्रिटिशर्स उसके बारे में, ये क्या है, यही तो चालक है। कि फिर हम इसके माध्यम से, ये चालक है, हम जनता को जोड़ेंगे, हम और जनता एक होंगे और ये थंडर कंडक्टर का काम करेंगे और इस गुस्से के प्रभाव को उतार देंगे अंग्रेजों के। कांग्रेस जैसी संस्था ही ना जुड़े, जबकि संस्था का जो पर्याय हो, संस्था का जो सिनोनिम्स हो, संस्था का जो दूसरा नाम हो, संस्था के नेता के रूप में हो। हालांकि कहा तो तिलक ने, लेकिन इसको अधिकतम, मैक्सिमम अगर जमीन पर किसी ने उतारा है, कांग्रेस इज इक्वल टू द पर्सन की बात इन्होंने करी तो है, लेकिन वो पर्सन कौन है जो कांग्रेस के बराबर हुआ है? वो एक है, वो भी पूरा जितना भी हुआ है, पूरा नहीं भी जितना भी हुआ है, वो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस अकेले इतनी बड़ी संस्था, इतने नेताओं का समूह, हुजूम, इतने लोगों की संस्था, इतने मेंबर्स उसमें एक तरफ और गांधी एक तरफ, और कहीं से भी अपने आप को उनसे कमतर नहीं आंकते थे। जब उन्होंने क्विट इंडिया अनाउंस किया था, क्विट इंडिया, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं भारत की बालू से, यहाँ की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। डर गए लोग, बोले गांधी ये कुछ भी कर सकता है। कि कांग्रेस को बनाया किसने? गांधी नहीं तो बनाया। लोगों की कांग्रेस किसने बनाई? ये तो मध्यम वर्गीय लोगों की कांग्रेस थी। मध्यम वर्गीय लोगों की कांग्रेस से आम लोगों की कांग्रेस किसने बनाई? गांधी ने बनाई। तो समझ में आई बात? कुछ नहीं है, क्लियर हुआ? कम हुआ आगे? तो इतना बहस नहीं करना था इसमें, फैक्चुअली चलना था, बट ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने थंडर कंडक्टर के रूप में उसको यूज करने की बात करी। इस चीज को चाहे नोट कर लो, इस लाइन को, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के लिए ह्यूम के प्रयास को सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कपाट, ह्यूम के प्रयास को सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कपाट का नाम दिया है। सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत या सुरक्षा कपाट के सिद्धांत का नाम दिया है, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कपाट का
नाम दिया है, अंग्रेजी में लिख लो इसको। लाला लाजपत राय announced the theory of safety valve for the efforts of A.O. Hume to establishment of Congress, for the efforts of A.O. Hume to establishment of Congress। ठीक है, announced the theory of safety valve for the efforts of A.O. Hume to establishment of Congress। But in next step, लेकिन अगले कदम पर उन्होंने ही, बट इन नेक्स्ट स्टेप ही आल्सो, लेकिन अगले कदम पर उन्होंने ही यह कहा कि यदि कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा वाल्व के रूप में हुई है, बट इन नेक्स्ट स्टेप ही said if the Congress is established if the Congress was established as safety valve for the Britishers, safety valve for the Britishers, safety valve for the Britishers, he said that if the Congress was established as the safety valve for the Britishers, I कॉमा लगा के I, तो मैं I will use that as thunder conductor, तो मैं उसे तड़ित चालक के रूप में प्रयोग करूंगा। I will use that as thunder conductor, तो मैं उसे तड़ित चालक के रूप में प्रयोग करूंगा। बाकी चीजें समझ गए, आप लिखना चाहो, घर पे समय देना चाहो तो आराम से बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लिख सकते हो इस मुद्दे पे। इतना मैंने बोल दिया है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, लिखना चाहो तो मर्जी बनाइए और लिखा कीजिए, थोड़ा बहुत इससे याद रहते हैं। हो गया ना, तो ये बेसिक एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर हेडिंग आप डालिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीजें नोट कर लिए। स्थापना 25 दिसंबर 1885, इस्टेब्लिशमेंट 25 दिसंबर 1885 at 12 o'clock, दोपहर के 12 बजे, at 12 o'clock या 12 o'clock at noon, ऐसा लिखिए, 12 o'clock at noon, दोपहर के 12 बजे। स्थान बंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। प्लेस कहां पर है? गोकुलदास, ये पूछा जा चुका है एक बार, गोकुलदास, और ये जनरल क्वेश्चन है, आसान सा, याद रखिए, कभी भी पूछा जा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज,
ऑफ बॉम्बे। फाउंडर, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम ही लिखो, ज्यादातर वही प्रचलित है। तो हमको याद था तो बोल दिया, नहीं याद होता तो बोलते भी ना। जानते हो जो चीज याद रहे तो आदमी बोल ही देता है किसी न किसी बहाने। प्रारंभिक नाम कांग्रेस का आपने लिखा भी है, फिर लिख लीजिए। बेसिक नेम ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन। फर्स्ट अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, मैं क्वेश्चन सीधे उठा रहा हूं इसे जो संभावित। प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सीधी बात, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। तो फाउंडर ह्यूम थे। ये तो खैर फाउंडर हो गए तो कोई पद नहीं होता है, ये एक परिचय होता है। फाउंडर तो परिचय होता है ना कि इन्होंने क्या किया, बाकी कोई पोस्ट तो होता नहीं। तो ह्यूम कांग्रेस के किसी पद को भी संभाल रहे थे, अथॉरिटी भी थी कांग्रेस की, बस स्थापित करके निकल लिए। सचिव थे कांग्रेस के, सचिव ए.ओ. ह्यूम, सचिव सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, कुछ खास बातें हम लोग नोट कर लेते हैं कांग्रेस के परिचय में। बाकी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1912 के अपने अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता एवं संस्थापक घोषित किया। कांग्रेस ने माना इसको कब कि ह्यूम इसके पिता है और संस्थापक है? 1912 के अपने अधिवेशन में। तो कांग्रेस announced Hume as his father and founder, in the conference of 1912 of Congress. In the conference of 1912 of Congress. In the conference of 1912. तो कांग्रेस के अपने 1912 के अधिवेशन में इसने माना। 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ है यार? ये तो है हाँ, उसके बाद तो दिल्ली उठ के राजधानी चली गई। ये आपने बहुत सही पकड़ा। 1912 में राजधानी दिल्ली चली गई थी। 1912 बांकीपुर बिहार, हाँ तरफ बांकीपुर बिहार तरफ तो ये 1912 का जो अधिवेशन हुआ था बिहार में, बांकीपुर नामक एक स्थान है, बांकीपुर बिहार। अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं R.N. मुधोलकर। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष 1912 में कौन बने हैं इस सेशन में? R.S. मुधोलकर। मुधोकर नहीं, मुधोलकर, MUDHOL वगैरह वगैरह। तो अपना संस्थापक पिता घोषित किया। ये दैट्स इट। कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए? कलकत्ता में हुए। मैक्सिमम सेशन
बिकम हेल्ड एट, सबसे ज्यादा कहाँ हुए? कलकत्ता में। कितनी बार हुआ? मैक्सिमम एडमिशन कलकत्ता में हुआ 10 बार। उसके बाद क्रम भी लगा लीजिए, मद्रास में 7 बार, बंबई में 6 बार। कलकत्ता के बाद मद्रास 7 बार 7 टाइम्स, और बंबई में 6 बार। बाकी अपना सीरीज मिल जाएगी, 4 ही आता है। अगर 4 आया सीरीज में लगाने को तो बंबई कलकत्ता मद्रास बिल्कुल क्लियर है। नहीं, कलकत्ता मद्रास बंबई क्लियर है। नीचे से हमने बताया बंबई कलकत्ता मद्रास, नीचे से। ऊपर से मतलब डाउन में आओगे, डिक्रीजिंग। 10 7 6 कलकत्ता मद्रास बंबई। चौथे नंबर पे जो रहेगा वही रहेगा। तीनों ने अपना रिजर्व कर लिया है। ये क्रम है। सबसे ज्यादा अधिवेशन 10 बार कलकत्ता में, उसके बाद मद्रास में 7 बार, उसके बाद बंबई में। नेहरू सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का श्रेय नेहरू को दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू बिकम द मैक्सिमम टाइम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। नेहरू सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अबुल कलाम आजाद रहे। सर्वाधिक समय तक मतलब लगातार, कई बार बनना और लगातार लंबे समय तक। ठीक है, तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर मोस्ट लॉन्ग टाइम। ठीक है, या लॉन्गेस्ट टाइम, ऐसा लिखते, लॉन्गेस्ट टाइम, दे लॉन्गेस्ट। एक्चुअली क्या हुआ कि 41 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नहीं, 41 से 45 तक। तो 41 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, 45 तक अधिवेशन ही नहीं हुआ, वो क्विट इंडिया आ गया, फिर वर्ल्ड वार। तो फिर ये लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष 5 सालों तक बने ही रहे, बीच में कोई आया नहीं। 41 से 45 तक लिख लो, कारण भी चाहो तो शॉर्ट में लिख लो वहीं पर, वर्ल्ड वार एंड क्विट इंडिया। 40 में बने थे ना, ये 40 में बने, और 41 से 45 तक हुआ नहीं, तो 40 से लेकर 45 तक नॉन स्टॉप रहे हैं, 1940 से 45 तक। कुछ खास बातें थी कांग्रेस से रिलेटेड ये। ठीक है, तो ये कांग्रेस, बाकी कांग्रेस लीड करेगा। अब इसमें अध्यक्ष वगैरह सब लिस्ट देख लीजिएगा, प्रथम कौन, द्वितीय कौन, क्योंकि बहुत अधिवेशन है, तो कुछ खास अधिवेशन है। हालांकि बीच में तमाम घटनाओं में मिलते रहेंगे, हम बताते ही रहेंगे कि ये घटना किस अधिवेशन में हुई, घटना किस अधिवेशन हुई। पढ़ भी लीजिएगा, लिस्ट आप लोगों को लगभग मिल ही जाएगी। ये लिस्ट कांग्रेस के जो सेशंस हैं उसकी लिस्ट मिल जाती है, लगभग बुक्स में है, होनी चाहिए, मतलब मैंने तो देखा नहीं बुक्स में कुछ है। अब आते हैं हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष मुद्दे पर आते हैं। अब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हाँ, तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नेशनल मूवमेंट, नेशनलाइजेशन पढ़ रहे थे हम लोग। नेशनलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से? 1828 से जो हम लोग शुरू किए हैं, 1829 से, 1829 से, ब्रह्म समाज से, और कांग्रेस तक का जो दौर चला है वो नेशनलाइजेशन का दौर चला है। अभी जो नेशनलाइजेशन लगभग जो होना था आपने पढ़ ही लिया। परिणाम इस नेशनलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो राजनीतिक संगठनों के रूप में आया। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जैसे छोटे राजनीतिक संगठन से इसका रिजल्ट शुरू हुआ आना नेशनलाइजेशन का, और कांग्रेस जैसी संस्था के स्थापना के साथ अपने उद्देश्य को ये प्राप्त कर लेता है, क्योंकि फिर तो ये राष्ट्रीय संस्था थी, राष्ट्र के लिए ये ऑर्गेनाइज्ड हुई, है ना। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, नेशनल मूवमेंट का मतलब मूवमेंट तो चल ही रहा है, अभी भी चलेगा।
नेशनलाइजेशन पढ़ा, और इसी नेशनलाइजेशन, हर मूवमेंट पर हम लोगों ने देखा कि इसी नेशनलाइजेशन ने अंग्रेजों के खिलाफ हर विद्रोह में तलवार का काम किया है और आगे भी करता रहेगा। बाकी ये नेशनलाइजेशन का प्रोसेस है वो तो आज भी चल रहा है, हम एक कोई ऐसी डेट नेशनलाइजेशन का नहीं दे सकते। तो फ्रीडम स्ट्रगल 3 चरणों में है। अब हम लोग 1885 से शुरू करेंगे। 1885 तक का पिक्चर क्लियर हुआ ना एकदम। वो जो मैंने डेट डाली थी 1858 से 1885, वो पूरे पिक्चर क्लियर हो गई। तो अब अगले स्टेप पर 1885 टू 1905 ये लेके चलना है। बाकी तो मैंने डिवीजन उस दिन ही करा दिया था 3 भागों में, वो आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो एक चीज उठाते हैं, ठीक है। ये वो 3 चरणों में है। पहला चरण जो है वो उसको कहा गया उदारवादी, इसी को कहा गया उदारवादी युग। उदारवादी युग प्रथम चरण है, ये फर्स्ट फेज, उदारवादी चरण या युग। तो मॉडरेटर एज, मॉडरेटर एज या युग, उदारवादी युग। क्यों? पहली बात तो ये, क्योंकि अभी प्रारंभ में कांग्रेस पर बुर्जुआ वर्ग के नेताओं का वर्चस्व स्थापित था या स्थापित हो गया, ठीक है। तो इसी को बेसिकली they established the supremacy of leaders of या सीनियर लीडर्स बुर्जुआ वर्ग हो गया है ना, सीनियर लीडर्स सीनियर लीडर्स बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, टाइम टिक, हुज बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करते थे, संबंधित थे, ऑन द कांग्रेस। They established the supremacy of senior leaders whose belonging to middle class on the Congress. बेसिकली मतलब शुरुआत में, ठीक है, प्रारंभ में तो इनका वर्चस्व स्थापित था। जैसे नाम लिखो, एज फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, आदि।
ये सब मध्यम क्लास के लोग हैं, बुर्जुआ वर्ग के लोग हैं। कोई पत्रकार है तो कोई वकील है तो कोई डॉक्टर है ना, ऐसे लोग हैं, इसी को मिडिल क्लास लोग कहा जाता है। तो इनका वर्चस्व दिखाई इस पर स्थापित हो गया, इसलिए उदारवादी। अब ये लोग थोड़ा सा नेचुरली उदारवादी, ठीक है। अब उदारवादी युग इसलिए है, ये नेता, these leaders believed in the justice of Britishers। जस्टिस मतलब उनकी न्यायप्रियता या न्याय में, ठीक है। believed in the justice of Britishers। ये नेता अंग्रेजों के न्याय में विश्वास करते थे, ठीक है। they considered if they put their demands in front of Britishers, as request and proper view, definitely the Britishers will care that demands। इनका मानना था कि यदि ये अपनी मांगों को अंग्रेजों के सम्मुख, विनम्रता पूर्वक रखते हैं, तो निश्चित रूप से अंग्रेज उस पर ध्यान देंगे। क्लियर हो गया ना, निश्चित रूप से अंग्रेज उस पर, ऐसा इनका मानना था। दे कंसीडर्ड एज दिस, ठीक है, उस पर ध्यान देंगे। यही है उनकी न्यायप्रियता में विश्वास, ठीक है। तो ऐसा ये लोग विश्वास करते थे, ठीक है। हो गया, तो ये इनका नेचर हो गया। इस नेचर पर ये इन्होंने डिमांड किया है। इनका उद्देश्य 2-3 लाइन नोट कर लीजिए, तब स्टार्ट। इनका उद्देश्य क्या रहा, उदारवादियों का उद्देश्य क्या रहा है? एम, इनका एम, अभी स्वतंत्रता वगैरह कुछ था नहीं। इनका एम था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, संवैधानिक सुधार। क्या उद्देश्य था? संवैधानिक। कहने का मतलब यह है कि जो कानून, नियम वगैरह वगैरह ये लोग बना रहे थे अंग्रेज, जो लॉज यहाँ पर आते थे, विधियां आती थी, एक्ट अधिनियम आते थे, वो एक्ट और अधिनियम ऐसे होने चाहिए जिससे भारतीयों का सुधार हो और विकास हो। ऐसे नहीं होने चाहिए कि उससे बर्बाद हो जाएं। ऐसे विधियां लॉन्च करें या अधिनियम बनाएं, एक्ट बनाएं, जिससे कि भारतीयों का विकास हो, सुधार हो। अब विभिन्न, चाहे सामाजिक सुधार हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो अधिनियम, आर्थिक मामले में, तो ऐसे ऐसे अधिनियम लाए जाएं कि इनका भी सुधार हो, जो दबी कुचली स्थिति है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाए। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये इनका उद्देश्य था। इनकी प्रमुख मांगे, डिमांड्स ऑफ देयर डिमांड्स क्या क्या थी, नोट कीजिएगा। इनकी प्रमुख मांगे, देयर डिमांड्स, मेन डिमांड्स, सीधे डिमांड्स लिख दो यार। डिमांड्स क्या क्या है? ऑफ मॉडरेटर्स, डिमांड्स ऑफ मॉडरेटर्स।
इनकी प्रमुख मांगे क्या कहते हैं? सिविल सेवा का भारतीयकरण, टू इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, कॉमा, टू इंडियनाइजेशन द सिविल सर्विसेज, कॉमा लगाइए। सिविल सेवा का भारतीयकरण हो गया। इसके बाद नौकरियों में भारतीयों को भी समान अवसर, अवसर में समानता, टू इस्टेब्लिश द इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज टू इंडियंस, टू इस्टेब्लिश द इक्वलिटी, टू इस्टेब्लिश द इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज इन टू इस्टेब्लिश द इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटीज टू इंडियंस, भारतीयों में भी अवसर की समानता दिया जाए, भारतीयों को भी अवसर की समानता दी जाए। इसका मतलब जानते हो, जैसे नौकरियों में भेदभाव, जैसे अधिकारी या बड़े अधिकारी अंग्रेज बनेंगे, भारतीय कोई जाएगा तो उनको क्लर्क से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देना है। सेना में अगर हैं तो उसमें प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन अगर होना है, अधिकारी रैंक पे जाना है तो फिर अंग्रेज ही जा सकते हैं। इनको सैनिक का सैनिक ही रखते थे। तो कुल मिलाकर के ये डिस्क्रिमिनेशन था। तो एक दूसरी डिमांड ये थी कि नौकरियों में समानता या भारतीयों को अवसरों में समानता की बात की जाए। बहुत बाद में आर्टिकल 16 जो मूल अधिकार में है वो इसको प्रमोट करता है, अवसर में समानता। 16 ही तो है, ठीक है, बस 2 लाइन और, चलिए कोई नहीं। तो अवसर में समानता के लिए डिमांड थी, ठीक है, हो गया। नहीं, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए, टू बी सेपरेट द जुडिशरी सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिव सिस्टम। तीसरी डिमांड, टू बी सेपरेट द जुडिशरी सिस्टम फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके बाद हो गया जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। भारत सचिव की कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, टू गिव द एंट्री टू इंडियंस आल्सो इन लेजिस्लेचर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत सचिव की कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया जाए। तो ये डिमांड थे लगभग। इसी मांगों को लेकर के ये लोग आंदोलन करेंगे। तो कैसे करेंगे, आर्थिक नीतियां विशेष रूप से। तो चलिए ठीक है, इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं आज, और कल हम लोग वो प्रोसेस उठाएंगे, किस प्रोसेस से किया इन्होंने, फिर थोड़ा रिजल्ट देखेंगे हुआ क्या। तो कल इस पर चर्चा होगी आगे। आज की सेवा यहीं तक। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्यों?